हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्रिटिकल थिंकिंग, जिसे हिंदी में आलोचनात्मक चिंतन या समीक्षात्मक चिंतन भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें चिंतन तो होता है, लेकिन वो समीक्षा करते हुए या किसी भी तथ्य की आलोचना करते हुए होता है। आलोचना का मतलब ये हुआ कि किसी भी बात को जैसी वो है उसी रूप में तुरंत स्वीकार नहीं कर लिया जाता, बल्कि उस पर आत्म अवलोकन किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, और उसके बाद उसके सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद उस जो टॉपिक है या वो जो मुद्दा है उसको सही या गलत ठहराया जाता है। इसमें जो निर्णय होता है वो एकदम एक क्षण में लिया जाने वाला नहीं होता, बल्कि उस विषय वस्तु के सभी पक्षों पर विचार करते हुए हम अपनी बात को रखते हैं। तो ये विचारधारा जो है, ये क्रिटिकल थिंकिंग की, ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और बेसिकली डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी बात पर बगैर किसी विश्वास के भरोसा नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको अपने मापदंड पर स्वयं नहीं परख लेते। तो ये सारी जो प्रक्रिया है यह है क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन कहलाती है। आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वास्तव में चिंतन किसे कहते हैं, क्या होता है चिंतन। तो हम बात करेंगे कि चिंतन का मतलब होता है द एक्ट एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस थॉट्स पीपल थिंक अबाउट ऑलमोस्ट द एवरीथिंग विद और विदाउट एनी रीजन, और रिजल्ट इज कॉल्ड थिंकिंग। यानी किसी भी बात पर या किसी भी विषय वस्तु पर विचारों को उत्पन्न करने की योग्यता या विचारों पर कार्य करने की योग्यता, जो कई बार ऐसा हो सकता है किसी कारण के वजह से हो, और कई बार बिना किसी कारण के भी हो सकती है, एक मानसिक प्रक्रिया। वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें हम विचारों को संगठित करते हैं, अपने विचारों को संगठित करने के बाद उनको सामने प्रस्तुत करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया जो मानसिक स्तर पर होती है यह थिंकिंग या चिंतन कहलाती है। अब अगर आप थिंकिंग पे और ज़्यादा डिस्कस करना चाहते हैं, इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इसका जो वीडियो है उसका ऊपर लिंक आ रहा है, आप उस पर देख करके इसको पढ़ सकते हैं कि थिंकिंग क्या है और उसकी प्रोसेस किस प्रकार होती है। आज के वीडियो में हम बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए मैं थिंकिंग के बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। अब आगे थोड़ी बात करते हैं कि थिंकिंग encompasses an aim oriented flow of ideas and associations that can be lead to reality oriented conclusion। मतलब थिंकिंग के बाद में किसी भी चिंतन के पश्चात जो विचार आते हैं वो हमेशा की एम ओरिएंट होते हैं, लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। मतलब किसी बात को ध्यान में रखते हुए ही आप चिंतन करते हो। अगर आप किसी भी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चिंतन कर रहे हो तो ऐसे चिंतन जो है वो वास्तविकता पर आधारित, कंक्लूजन्स पर आधारित होते हैं। ये एक मेंटल प्रोसेस होती है जो या तो पर्पसफुल हो सकती है या फिर ये भी हो सकता है कि कई बार हम बिना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये जो थिंकिंग है कभी पर्पसफुल हो सकती है और कभी कभी ऐसा नहीं है कि कोई पर्पस हो तभी थिंकिंग होगी। कई बार हम बिना चाहते हुए भी, बिना किसी पर्पस के भी सोचते हैं। जैसे इफ यू आर अ फार्मर, यू थिंक that which crop should grow that will give you high yield is low cost is called thinking। जैसे आप एक किसान हैं और किसान होते हुए आप ये सोचते हैं कि मैं खेत में कौन सी फसल बोऊं जिसमें मेरी लागत भी कम लगे और मुझे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल जाए, मेरी फसल की पैदावार बहुत अच्छी हो। इन सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद आप चयन करते हो कि आपको कौन सी फसल अपने खेत में बोनी है। तो ये जो आपने विचार किया इन सारे चीजों पर, जो आपने अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज किया अपने पूर्व अनुभव के आधार पर या अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जो भी आपने अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया, ये पूरी प्रक्रिया थिंकिंग कहलाती है। लेकिन अगर इसी में मैं एक बात और जोड़ दूं कि अब आप फसल बोते समय ये सोच रहे हो कि अगर मैं इस पर्टिकुलर फसल को बोता हूं तो इससे मुझे इतना फायदा होगा, या फिर इसमें ये बीमारियां होती हैं, मुझे इसमें दवाइयां डालने में इतना खर्चा मेरा एक्स्ट्रा होगा तो मेरी लागत कम लगेगी या ज्यादा लगेगी। इन सारे पहलुओं पर विचार करके आप अगर बात करते हो तो ये वाली बात आपकी क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन कहलाएगी।
संक्षेप में बात करें तो संक्षेप में मैं ये कह सकती हूँ कि चिंतन जो होता है उसमें हम किसी भी बात पर केवल विचारों का संगठन करते हैं, जबकि आलोचनात्मक चिंतन जब किया जाता है तो आलोचनात्मक चिंतन में विचारों को संगठित तो किया जाता है, लेकिन उस विषय वस्तु के सभी पक्षों पर, भले ही वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, उन सभी पक्षों पर विचार विमर्श करते हुए हम अपने निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ये प्रक्रिया आलोचनात्मक या समीक्षात्मक चिंतन कहलाती है। As a teacher, you think which teaching method will be best to teach a particular topic and then teach in the class. It is called thinking. एक टीचर होते हुए आप ये सोचते हो कि मेरे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी टीचिंग मेथड बेस्ट रहेगी, इस वे में मैं पढ़ाऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ में आएगा। ये सोच के अगर आप पढ़ाते हो और क्लास में उस पर्टिकुलर मेथड का यूज़ करते हो, तो आपका ये जो मेंटल प्रोसेस है जिसमें आपने अपने थॉट को रखा है, वो आपकी मेंटल प्रोसेस थिंकिंग कहलाएगी। तो इससे हमें ये एक कंक्लूजन पर ये पहुंच सकते हैं कि जो थिंकिंग होती है ये एक मेंटल प्रोसेस होती है, हमेशा एम ओरिएंटेड हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी पर्पसफुल भी हो सकती है, कभी पर्पसलेस भी हो सकती है, लेकिन हाँ, इसमें थॉट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, विचारों को संगठित किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया थिंकिंग के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। अब यहाँ थिंकिंग तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन इसके साथ एक नया शब्द जुड़ गया, क्रिटिकल। तो क्रिटिकल का मतलब क्या है? क्रिटिकल का मतलब है, यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स में इसको समझाने की कोशिश की है। क्रिटिकल का मतलब होता है फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड, यानी कि सामने वाले की गलतियों को या अपनी गलतियों को पहचानने वाला आपकी जो एटीट्यूड है, आपकी जो अभिवृत्ति है, वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग है। यानी किसी भी बात को विश्वास करने से पहले आप उसके पहलुओं पर विचार करते हो और उसके बाद उस चीज को, उसमें कमियां ढूंढते हो कि इसमें क्या कमी हो सकती है, इसको हम और किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो मैं सेल्फ इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ किसी भी काम को। अगर दूसरे को सजेशन देना है तो उसके में, उस काम में कहाँ कमी आ रही है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसको क्या सजेशन दिया जा सकते हैं। ये सारा जो फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड है, ये क्रिटिकल के अंदर आता है। दूसरी बात होती है अटेम्प्ट टू विन एन आर्ग्यूमेंट। किसी भी चर्चा में, किसी भी वाद विवाद में, किसी भी डिस्कशन के अंदर आप अपने जो जीतने का प्रयास करते हो, अपने तर्कों को रख करके, अपने लॉजिक आप रखते हो, और लॉजिक रखने के बाद में जब आप किसी भी आर्ग्यूमेंट्स में जीत जाते हो तो वो आप क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से जीतते हो। इसका मतलब आपने अपनी बात को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न तर्कों के माध्यम से आपने उसको प्रस्तुत किया, उसके बाद आप अपने निष्कर्ष तक पहुंचे। तो ये पूरी प्रक्रिया क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक या समीक्षात्मक चिंतन के अंतर्गत आती है। अब तीसरी जो मुख्य बात है, यूजिंग केयरफुल जजमेंट। केयरफुल जजमेंट का मतलब ये हुआ कि किसी की कही हुई बात पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं किया जाता इसमें, बल्कि जब तक आप उस बात को स्वयं अपने पैमाने पर, जो आपने मापदंड निर्धारित कर रखे हैं या जो उसके निर्धारित मापदंड हैं, उनके आधार पर आप उसको जज नहीं कर लेते, तब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते। तो ये तीनों प्रक्रियाएं जिसमें आप कमियों के आधार पर या अपने डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर या फिर केयरफुल जजमेंट के आधार पर अपना निर्णय लेते हो या अपने निष्कर्ष तक पहुंचते हो, ये पूरी प्रक्रिया क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। ये क्रिटिकल वर्ड का 3 एस्पेक्ट में हमने यहाँ पर वर्णन किया है। क्रिटिकल थिंकिंग इज अ लॉजिकल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एंड फाइंड द ट्रूथ। ये सच्चाई तक पहुंचने का एक रास्ता है। लॉजिकल एनालिसिस है, यानी तार्किक विश्लेषण है, तर्कों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है किसी भी समस्या का और निष्कर्ष तक या सत्य तक पहुंचा जाता है। ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है, आत्म केंद्रित। आपको खुद को पता होगा कि आपको क्या, किस वे में सोचना है। सेल्फ डिसिप्लिन होती है, आप अच्छी तरह जानते हो कि आपको किस प्रकार अनुशासन में रहते हुए इस पूरी थिंकिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। अनबाइस्ड होती है, क्योंकि आप पर्सनली सोच रहे हो, आपके अपने दिमाग में चीजें पैदा हो रही हैं और आप किसी भी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट पर बात सोच के चल रहे हो, इसलिए आप सही निर्णय पर पहुंचोगे। इसमें पक्षपात रहित जो है चिंतन, वो विकास होता है उसका, क्योंकि
सभी पक्षों पर जब विचार होता है तो जहाँ अच्छाइयाँ सामने आती हैं वहाँ बुराइयाँ भी सामने आती हैं, और उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कैसे इस चीज़ को अच्छा या पहले से बेहतर बनाया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग पैटर्न दैट रिक्वायर्स पीपल टू बी रिफ्लेक्टिव एंड पे अटेंशन टू डिसीजन मेकिंग विच गाइड्स देयर बिलीव्स एंड एक्शंस। ये एक थिंकिंग पैटर्न है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये रिफ्लेक्टिव जरूरी है, आत्मावलोकन होना जरूरी है। जब आप किसी निश्चय पर या किसी निर्णय तक पहुंचो, उसके लिए आपको उसके विभिन्न पक्षों पर बातचीत करके या उस पर अवलोकन करने के बाद आप निष्कर्ष तक पहुंच पाते हो। जैसे डॉक्टर एनालाइजेस पेशेंट रिपोर्ट्स एंड डायग्नोज देन ट्रीटमेंट गिवन। आप जब किसी डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हो तो डॉक्टर आपको देखने के बाद पहले आपसे कहता है कि भाई इस चीज का टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ या एक्सरे कराओ, जो भी आपकी बीमारी है उससे रिलेटेड वो टेस्ट लिखता है। उस टेस्ट की रिपोर्ट को देखने के बाद वो डायग्नोस करता है कि वास्तव में समस्या कहाँ है और किस स्तर की है। जब उसे ये पता चल जाता है कि शरीर के किस भाग में समस्या है और उसका क्या लेवल है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट आपको देना स्टार्ट करता है। तो ये पूरी प्रोसेस जिसमें उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो किया, सारे पक्षों पर उसने सोचा कि आपके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपसे टेस्ट करवाए, इसकी रिपोर्ट्स के आधार पर वो अपने डिसीजन तक पहुंचा। ये पूरी प्रोसेस क्रिटिकल थिंकिंग का एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस भी हैं। इसकी जो डेफिनेशन रॉबर्ट एनिस ने दी, उन्होंने कहा क्रिटिकल थिंकिंग इज रीजनेबल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग दैट इज फोकस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू बिलीव और डू। ये एक इस प्रकार का चिंतन है जिसमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है, यानी कि आप चिंतन कर पाते हो, स्वयं अपने आधार पर यह सोच पाते हो कि वास्तव में किस चीज पर भरोसा किया जाना है या किस चीज पर भरोसा नहीं करना, और आप पर्टिकुलर निर्णय तक पहुंचते हो। ये पूरी प्रक्रिया क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। जब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विचार या चिंतन करते हुए किसी भी समस्या के सही निर्णय तक पहुंचा जाता है तो उसे आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एक सोच है, एक विजन है जिसमें पर्सन किसी भी विचार की कल्पना करता है और फिर किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए जरूरी कदम उठाने के कार्य के बारे में सोचता है। इसमें रिसर्च, इसके कुछ स्टेप हैं। इसमें रिसर्च करना, जांच, मूल्यांकन, अनुमान लगाना, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। वास्तव में क्रिटिकल थिंकिंग थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग, यानी बहुत गहराई से विचार विमर्श करना है, सोचने के ऊपर सोचना, चिंतन के ऊपर चिंतन, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचना, फिर उसी के विभिन्न पक्षों के बारे में सोचना। थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग, ये प्रोसेस है क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो एक बहुत डीप थिंकिंग है, क्योंकि आप सारे पक्षों पर बहुत गहराई से विचार विमर्श करते हो, उसका अवलोकन करते हो, उसका एनालिसिस करते हो, इसीलिए इसे डीप थिंकिंग भी कहा जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग विद रीजन एंड रिजल्ट्स, इसका कोई कारण होता है। जब आप किसी चीज को बहुत गहराई से सोचते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है। अकारण हम किसी भी चीज को गहराई के साथ नहीं सोचते या सभी पक्षों पर नहीं सोचते। हमारे दिमाग में थिंकिंग चलती रहती है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग तभी होती है जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर रीजन होता है किसी टॉपिक के बारे में सोचने का। तो थिंकिंग प्रोसेस तो एक मेंटल प्रोसेस है जो आप ना चाहते हुए भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास कोई टॉपिक होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में गहराई से सोचोगे और पर्टिकुलर रिजल्ट्स तक पहुंच पाओगे। इसको हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि वास्तव में क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। पहले इसका एक दो पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अप्लाइड और कंसिडरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमने देखा था कि क्रिटिकल थिंकिंग में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया कि नोटबंदी का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया, यह सही था, ये एक स्टेटमेंट छोड़ा। कुछ लोगों का इस पे विचार आया कि नहीं, ये सही नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए। कुछ लोगों का विचार आया नहीं, ये जो निर्णय लिया गया ये बिल्कुल सही लिया गया, और उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए। उन दोनों के आधार पर जब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को सुनकर आप स्वयं का चिंतन विकसित करोगे और अपने निष्कर्ष तक पहुंचोगे, तब ये प्रक्रिया क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आएगी। Critical thinking is the ability to think clearly and rationally, understanding the logical connection between ideas. Critical thinking के अंदर हमेशा आपके विचारों के एक दूसरे से क्या संबंध है, इसके बारे में
बात की जाती है। आपके जो आइडियाज़ हैं वो एक तरीके से लॉजिकली किस तरीके से कनेक्टेड हैं, कहाँ कौन सी तर्क आप प्रस्तुत कर रहे हो अपनी बात को रखने के लिए, उन सब के ऊपर ये डिपेंड करती है। इट इज़ अबाउट बीइंग एन एक्टिव लर्नर रादर देन ए पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपको हमेशा एक सक्रिय अधिगमकर्ता बनाती है, एक्टिव लर्नर बनाती है, क्योंकि जब आप एक्टिव रहोगे तभी सारी बातों को सुन पाओगे, समझ पाओगे और अपना निर्णय ले पाओगे। इसमें आप पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होते कि आपको जो सूचना दी गई आपने बिना सोचे समझे बस रट लिया, याद कर लिया, वो ऐसा इसमें नहीं होता। एक एग्जाम्पल लूंगी मैं यहाँ पर, मैं लिखा था अभी एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करना है। आपने देखा होगा कई बार हमारे मोबाइल पर मैसेज या कॉल आता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, ये या मैसेज जो है ये बैंक के थ्रू आ रहा है, आपके अकाउंट में आपको इतने पैसे जमा करवाने हैं, उसके बाद आपका ये जो है आपको रिफंड जो मिलेगा वो इतने ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। और या फिर कई बार आपके पास कॉल आता है कि मोबाइल पे कि हम फला कंपनी से बोल रहे हैं और आपका एक लकी ड्रॉ निकला है, आप इस पर्टिकुलर पिन पर या जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक के ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप उस प्राइस को जीत सकते हैं। तो क्या आप हमेशा उस पर बगैर सोचे समझे क्लिक कर देते हैं? हम उस पर हमेशा क्लिक नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि ये फ्रॉड भी हो सकता है। या ऑनलाइन जो ठगी का मामला हो रहा है, बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, वो भी इसी तरीके से होता है कि आपके पास कॉल आता है, कॉल आने के बाद वो आपसे OTPs पूछते हैं और आप बिना सोचे समझे उनकी बात पर विश्वास करके उनको अपना OTP बता देते हैं और बैंक से आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये चीज़ें जिसमें आप जानते पूछते, आप किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से नहीं सोच रहे कि वास्तव में इसका क्या परिणाम हो सकता है, ऐसा व्यक्ति क्यों कर रहा है, इसका क्या बेनिफिट है इसको करने में, ऐसी कौन सी कंपनी है, आपने कोई जानकारी नहीं ली किसी के बारे में, ना कोई कोशिश करी पूछने की और आपने उनकी बात पर विश्वास करते हुए सब कुछ बता दिया, तो ये जो आप सोच रहे हो ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे किसी व्यक्ति से बोला गया स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, जो धूम्रपान है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब इस कथन के ऊपर कुछ लोगों ने अपने पक्ष रखे, विपक्ष में अपने जो विचार रखे, कुछ ने पक्ष में अपने विचार रखे और आप उस बात तक पहुंच गए कि वास्तव में किस तरीके से जो ये स्मोकिंग है वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। ये सारी बातें जब आप सोच रहे हो, जब सारे एस्पेक्ट पर डिस्कस कर रहे हो, तब वो जो थिंकिंग डेवलप होती है वो थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। लेकिन कई बार हम जो डिसीजन लेते हैं वो अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग की एब्सेंस में लेते हैं, लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर होता है, तो उसके बहुत ही घातक परिणाम भी भुगतने मिलते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल है टाइटैनिक जहाज जो डूबा था। वो एक अनसिंकेबल शिप था जो डूब नहीं सकता था, ऐसा माना जाता था पहले। और उसका जो कैप्टन था वो भी अपने आप में बहुत एक्सपीरियंस था, उनको बहुत अनुभव था ऐसे उनको शिप को चलाने का। लेकिन उसके बाद भी वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्हें मालूम था कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, लेकिन उनका सब एक्सपर्टाइज एक तरफ रखा रह गया, उनमें क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया चीज़ों को और अल्टीमेटली वो सिंक हो गया, वो डूब गया। तो जब तक आप किसी भी समस्या के तुरंत आने पर उसके पहलुओं पर विचार करते हुए अपने निर्णय को नहीं ले पाते हो, तब तक आपके अंदर आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता का विकास नहीं होता। और आज हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों को आज रोट मेमोराइजेशन नहीं कराते, हम बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। हम उनके सामने कुछ ऐसी समस्याएं रखते हैं जिसमें वो बोलें, उसमें उनके विचार आए, वो दूसरे को सुने और उसके हिसाब से अपने विचारों को डेवलप करें। ये जो स्किल डेवलप बच्चों के अंदर की जाती है, ये थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। अब इसी के कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं कि इसके वास्तव में मेन फीचर्स क्या होते हैं। तो इसके मेन फीचर में पहला फीचर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्कूल है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में हमने देखा था पहले थिंकिंग वाले में अपने वीडियो में कि जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन वाला जो लेवल होता है वो लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती हैं। लेकिन हाई ऑर्डर के अंदर हम स्किल के अंदर एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, उन स्टेप तक जाते हैं। तो जब ये जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहलाती हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग एक हाई ऑर्डर क्रिटिकल स्किल है, क्योंकि इसके अंदर हमारे अंदर एबिलिटी डेवलप होती है किसी भी चीज़ को सही या गलत उसके तर्कों के आधार पर, उसके प्रूफ्स के आधार पर पहचानने की। तो ये एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, पहला फीचर है इसका। दूसरा, ये पर्पसफुल होता है। थिंकिंग ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्पस के साथ हो, लेकिन अगर क्रिटिकल थिंकिंग है तो वो हमेशा किसी न किसी उद्देश्य के साथ होगी। तीसरी बात,
जो इसकी विशेषता है वो है डिस्कस ऑन ऑल एस्पेक्ट। जैसे हमने पहले भी 2 बार पहले इस पर चर्चा की हुई है कि ये जब क्रिटिकल थिंकिंग है, ऑल एस्पेक्ट मतलब सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, सभी एस्पेक्ट के ऊपर, सभी पहलुओं के ऊपर चर्चा की जाती है या विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है अवेयर अबाउट डिसीजन। इसमें व्यक्ति जो होता है वो अपने निर्णय को लेकर बहुत सचेत रहता है, क्योंकि उसने सभी पक्षों पर पहले ही विचार विमर्श किया हुआ है, उसने खुद ने इन सारी चीजों को एनालाइज किया हुआ है और उसके बाद वो पर्टिकुलर डिसीजन तक पहुंच रहा है, तो वो अपने डिसीजंस को लेकर बहुत अवेयर होता है। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है कॉन्टिन्यूस एंड सिक्वेंशियल नेचर। जो भी क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो स्किल हमेशा कॉन्टिन्यूस वे में होती है। आप एक विचार को दूसरे विचार के साथ में, एक थॉट को दूसरे थॉट के साथ लिंक करके अपने कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हो। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसमें आप एक के बाद एक के बाद एक कंपैरेटिवली हायर लेवल पर बढ़ते चले जाते हो और अल्टीमेटली आप डिसीजन तक पहुंचते हो। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये एक सतत प्रक्रिया है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें विचारों को जो है वो एक दूसरे के साथ सह संबंधित करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। इसका नेक्स्ट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है डायरेक्शन ओरिएंटेड। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई दिशा नहीं है, ये दिशा निर्देशित होता है कि आप किस डायरेक्शन में सोचना चाह रहे हो। आप इधर उधर सारे पक्षों पर विचार तो कर रहे हो, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, एक ही दिशा में जाने चाहिए। आप जिस टॉपिक पर हो उस टॉपिक के इधर उधर आप नहीं भटकते, बल्कि उसी टॉपिक के ऊपर आप चर्चा करते हो, तो ये डायरेक्शन ओरिएंटेड होता है। लेकिन ये हमेशा 5 Ws पर आधारित होता है कि कोई भी काम क्या है, कोई घटना हुई तो क्या है वो घटना, क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और कब हुई। तो ये व्हाट, व्हाई, वेयर और व्हेन, ये इन सारे चर्चाओं पर जब चर्चा की जाती है तो ये वाली जो थिंकिंग जो 5 Ws पर बेस होती है, ये थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। अब बात आती है कि वास्तव में क्रिटिकल थिंकिंग क्या है और क्या नहीं है। तो पहले देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग एक तरीके से स्केप्टिसिज्म है, संशयवाद है। मतलब आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो कि आप किसी भी बात पर एकदम से भरोसा नहीं करते हो। आप अपने मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संशय रखते हो कि क्या ये वास्तव में सही है, इसको मैं प्रूफ करके देखूं, या मैं इस बात को, ये मेरे हिसाब से सही होनी चाहिए या नहीं। तो क्रिटिकल थिंकिंग जब आपके अंदर संशयवाद की स्थिति होती है, जब आप सही गलत का निर्णय लेने के पहले उसको सोचते हो, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग होता है। पहला इसका जो विशेषता है। दूसरी विशेषता, ये एग्जामिन अजम्पशन या मान्यताओं का परीक्षण करती है कि किसी भी बात को, जो भी मान्यता है या कोई भी अजम्पशन है, उसको एज इट इज आपको फॉलो नहीं करना है, आपको एग्जामिन करना है। उसका परीक्षण करने के बाद अगर आपको वो सही लगता है तो आप उसको फॉलो करें, अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप उसको फॉलो नहीं करें। साथ ही साथ चैलेंजिंग जो है ये रीजनिंग, तार्किक चुनौती देती है। तर्कों के आधार पर आप अपनी बात को रखते हो। अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है अपनी बात को रखने के लिए, प्रॉपर एग्जाम्पल है अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, तो वो थिंकिंग आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी। हमेशा जो है अनबायस रहती है ये, और जो भी बायसेस हैं उन सबको दूर करती है, क्योंकि आप अपनी बात को पुख्ता सबूतों के साथ रखते हो, तो जो भी कहीं भी पक्षपात किसी भी चीज के साथ नहीं हो पाता। ये तो क्रिटिकल थिंकिंग है। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या नहीं है? क्रिटिकल थिंकिंग रटना या याद करना नहीं है। किसी भी चीज को आपने बच्चों को बोल दिया कि ये चीज आप याद करके आना या रट के आना, और उसके आपने बोल दिया हम बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग में मेमोराइजिंग या रोट मेमोराइजेशन का प्रोसेस नहीं आता है वो, क्योंकि उसमें सोचने की प्रक्रिया जो चलती है उसमें रटने का कोई काम नहीं होता। दूसरा, ग्रुप थिंकिंग ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल लेवल पर सोचोगे तभी क्रिटिकल थिंकिंग होगा। आप ग्रुप थिंकिंग भी कर सकते हो। आपका जो पर्टिकुलर कोई ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के अंदर भी आप किसी टॉपिक के ऊपर विचार विमर्श कर सकते हो। तीसरा, ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी। सत्ता पर अंधविश्वास नहीं किया जाता। जो कहा वो सही है ऐसा नहीं माना जाता। हमेशा परीक्षण किए जाते हैं और उस चीज को प्रूफ किया जाता है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हम किसे क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन सब ये क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आते हैं। और अगर आप रट रहे हो या फिर ये सारे काम कर रहे हो, तो फिर ये क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर नहीं आते। अब बात होती है प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्या प्रक्रिया है इसकी? तो बहुत सिंपल से स्टेप है इनके। पहला है इन्फॉर्म एंड डिस्क्राइब। किसी भी प्रॉब्लम को आपको पहले
देखना होता है, उसको डिस्क्राइब करना होता है। अगर आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे हो तो उसको आपको इन्फॉर्म करना होता है। साथ ही साथ डिस्कवर और एक्सप्लोर, उसके बाद जब आप उसको डिस्क्राइब कर दोगे, आपने प्रॉब्लम बता दी, प्रॉब्लम बताने के बाद उससे रिलेटेड डेटा आपको डिस्कवर करना होता है या एक्सप्लोर करने होते हैं। प्रूफ्स, अपने बात को प्रूफ करने के लिए लॉजिक जितने भी होते हैं वो आपको इकट्ठा करने होते हैं। उसके बाद आप नेगोशिएट करते हो, बातचीत करते हो, कोऑपरेट करते हो अपने साथियों के साथ, अपने विचार विमर्श करते हो उनसे, अपने व्यूज़ उन्हें बताते हो, उनके व्यूज़ सुनते हो और एक पर्टिकुलर किसी डिसीजन तक पहुंचते हो। फिर आप टेस्ट करके देखते हो कि क्या आपकी बात सही है या नहीं है, और अगर वो सही है तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नहीं है तो फिर उसको रिवाइज किया जाता है, दोबारा थॉट्स को रीओरिएंट किया जाता है। रीऑर्गेनाइज करने के बाद हम अपनी बात को दोबारा रखते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, सारे एस्पेक्ट्स जितने हैं उन सारे थॉट्स को एक साथ इंटीग्रेट किया जाता है और अल्टीमेटली आप अपनी कंक्लूजन तक पहुंचते हो और उसको पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करते हो। तो ये पूरे स्टेप जो हैं, ये 5 स्टेप में इस प्रोसेस को डिवाइड किया गया है, जिसमें इन्फॉर्म से लेकर के और अप्लाई करने तक की कंडीशन को बताया गया है। अब बात करते हैं कि वास्तव में क्रिटिकल थिंकर होता क्या है। किसे आप कहेंगे कि ये तो क्रिटिकल थिंकर है, बहुत बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करता। तो जो क्रिटिकल थिंकर होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मैंने बताए हैं कि रेज वाइटल क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम फॉर्मुलेटिंग देम क्लियरली प्रिसाइजली। मतलब वो अपनी प्रॉब्लम जो भी आपसे पूछेंगे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो क्वेश्चन ऑथेंटिक होते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखते हैं। वो हमेशा किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहते अगर जो क्रिटिकल थिंकर होते हैं। दूसरा, गैदर एंड एसेस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। कहीं से भी अपने जो सोर्सेज हैं उनसे इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, असेस करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद में उन सबको इंटरप्रेट करने के बाद में एक कंक्लूजन तक या वेल रीजन्ड कंक्लूजन तक पहुंचते हैं और वो जो बात वो कहते हैं वो उनके क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करती हो, इस बात का वो पूरा ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है थिंक ओपन माइंडेडली। ओपन माइंडेडली का मतलब ये हुआ कि केवल एक पिन पॉइंट होकर केवल एक ही डायरेक्शन में नहीं सोचते कि अब हम इसके आगे और कुछ नहीं सोचेंगे, हमने जो सोच लिया उतना ही है, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो ऑल्टरनेटिव थॉट्स को भी अपने जो है वो बराबर की वैल्यू देते हैं, दूसरे लोगों की बातें भी सुनते हैं और उनके विचारों को भी महत्व देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं चीज़ों को, असेस करते हैं और उसके बाद अपने असम्पशंस और इम्प्लीकेशंस और प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज इन सब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब अपनी बात को कहना आ जाता है आदमी को, उसके पास प्रॉपर प्रूफ होता है अपनी बात को कहने के लिए, प्रॉपर उदाहरण होते हैं अपनी बात को रखने के लिए, तो उसका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है और वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसका भी सॉल्यूशन आसानी से ढूंढ पाता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो वेल कल्चर्ड या कल्टिवेटेड क्रिटिकल थिंकर होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के अंदर कौन कौन सी स्किल्स आती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ब्रॉड मैंने स्किल्स ली हैं, केवल जो ब्रॉड लेवल पर जो स्किल्स इसके अंदर आती हैं वो हैं ऑब्जर्वेशन या अवलोकन करना, एनालिसिस या विश्लेषण करना, इंटरप्रिटेशन यानी अनुमान लगाना, रिफ्लेक्शन यानी चिंतन करना, किसी भी चीज़ के पहलुओं पर विचार करना, एवेल्युएशन मूल्यांकन करना, इन्फ्रेंसेस, यह गलत हो गया है, अनफ्रेंसेस नहीं है, इन्फ्रेंसेस है। इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है पुनः किसी भी चीज़ का निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले उसके बारे में सोचना, अनुमान लगाना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान करना और अंत में निर्णय तक पहुंचना। ये कुछ स्किल्स हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं कि हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को किस प्रकार इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं कि आप अगर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए कि आपके अंदर पॉजिटिव्स क्या हैं, आपके नेगेटिव्स क्या हैं, आप किस बात पर स्ट्रांगली अपनी बात को रख सकते हो, आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो आपको दूसरे व्यक्ति के सामने अच्छा और एक पोटेंशियल वाला व्यक्ति बता सकती हैं, और आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं जिनको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो स्वॉट एनालिसिस आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा, अंडरस्टैंड योर माइंडसेट। आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं तो इधर उधर बाकी चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही आपको पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहिए। थर्ड,
डेवलप फोरसाइट, आपको विजन बहुत क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर के, आप क्या सोचते हो, उसका भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं, उसका पहला क्या रहा है इतिहास और वर्तमान स्थिति क्या है, इन सब को लेकर आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, जो आप उसके बारे में करना चाहते हो, जो आप बात रखना चाहते हो। अब बात आती है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। आपको एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप दूसरे व्यक्ति की बातें नहीं सुनोगे तब तक आप अपनी बातें कहोगे कैसे। आपको ये नहीं पता होगा कि सामने वाला व्यक्ति किस मुद्दे पर बात करने वाला है, तब तक आप उसकी बात को काटने के लिए अपने तर्क नहीं रख पाओगे। इसलिए आपको एक्टिव लिसनर होना बहुत जरूरी है। ये अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हो तो ये स्किल, अच्छे श्रोता बनने का कौशल आपके अंदर आना चाहिए। नेक्स्ट, आस्क क्वेश्चंस। प्रश्न पूछने में किसी भी प्रकार की कभी भी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में आता है उसका समाधान करने के लिए आपको स्वयं भी प्रयास करने हैं और आप दूसरे व्यक्तियों से पूछने में भी किसी भी प्रकार से इसमें ना झिझकें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पूछते समय टीचर से किसी भी प्रकार का डर या झिझक नहीं होनी चाहिए। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न आपको टीचर से पूछने चाहिए, ताकि आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर पाएं और उस चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएं, उस प्रश्न को समझ पाएं, तभी आप उसके निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। इवेलुएट, नेक्स्ट है इवेलुएट एग्जिस्टिंग एविडेंसेस। जो वर्तमान में आपके पास सबूत हैं, जो भी प्रमाण हैं, उन सबको एक बार मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा कि क्या ये पर्याप्त हैं या इसमें और ज्यादा संशोधन की आवश्यकता है। अब बात करते हैं बैरियर्स क्या क्या हैं। अगर आपके पास में क्रिटिकल थिंकिंग आप कर रहे हो तो क्रिटिकल थिंकिंग करते समय आपके कौन कौन से बैरियर्स काम में आते हैं क्लासरूम में। तो क्लासरूम में सबसे पहला आता है स्टीरियोटिपिक बिहेवियर ऑफ टीचर। कई बार टीचर जो है वो बच्चों को प्रश्न पूछने से रोक देते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं केवल आप उतना ही पढ़िए, आपको अभी प्रश्न नहीं पूछना है, इसके बारे में हम अभी कोई बात नहीं करना चाहते, आप बैठ जाओ चुपचाप, या डांट के बैठा दिया जाता है। उनकी क्वेरी जो होती है उसको फुलफिल नहीं किया जाता, आंसर नहीं दिया जाता। तो ये जो स्टीरियोटिपिक बिहेवियर है टीचर का, ये क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत बड़ी बाधा होता है। दूसरा, लैक ऑफ रेशनलाइजेशन और डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस। आप किसी भी चीज को लिंक नहीं कर पाते अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ में, अपनी थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में गैप रह जाता है, वो दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं हो पाते। और जब आप एक्टिविटीज के साथ, डेली लाइफ की एक्टिविटीज के साथ या एक्सपीरियंसेस के साथ अपनी उस कंटेंट को मिक्सअप नहीं कर पाओगे, लिंक नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपनी बात को रेशनल वे में प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो गैप है उसको फुलफिल करें अगर हम, तो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जा सकता है। तीसरा, शॉर्ट टर्म थिंकिंग ऑफ कंटेंट। जो भी हम पढ़ते हैं बच्चों किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी कंटेंट को, वो एक लिमिटेड चीजें पढ़ते हैं। आजकल बच्चे 1 वीक और पासबुक भी पढ़ते हैं जिसमें केवल मेन पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप नहीं होती, वो केवल रोट मेमोराइजेशन ही होता है। तो अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म थिंकिंग को छोड़ना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म थिंकिंग जो है वो एक बहुत बड़ा बैरियर है क्रिटिकल थिंकिंग में, क्योंकि जब तक आप बहुत गहराई से किसी चीज को नहीं पढ़ोगे तब तक आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो फियर टू चेंज द एटीट्यूड बाय टीचर एंड स्टूडेंट बोथ। कई बार टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में वो अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करना चाहते। उनको डर रहता है कि हम अपनी बात को किस तरीके से अगर रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उसका बुरा मान जाएगा। जैसे अगर शिक्षक है तो शिक्षक इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसे कोई कंटेंट में कोई समस्या है या कोई प्रश्न उसे नहीं आता। अगर उन्हें प्रश्न नहीं आता तो वो प्रश्न को या तो गोल घुमाकर कोशिश करते हैं या बच्चे को डांट के बैठा देते हैं, जबकि उन्हें इस चीज को स्वीकार करते हुए ये बोलना चाहिए कि हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढकर आपको कल बताते हैं या इस पर हम बाद में डिस्कस करते हैं। ऐसे न कहने के बाद अगर आप बच्चे को वहीं डांट के चुप बैठा देते हो तो उसकी क्यूरियोसिटी को आप वहीं खत्म कर देते हो, तो उसकी थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती। सेम वे में स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम क्लास के अंदर अगर प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न पूछने से जो है टीचर जो है वो हमारे बारे में ये सोचेंगे कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई और वो हमें क्लास का डल स्टूडेंट मानेंगे। इसलिए बच्चे भी कई बार क्वेश्चन नहीं पूछते। तो ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड चेंज नहीं करना चाहते टीचर और स्टूडेंट्स अपना, जिसकी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप नहीं हो पाती। नेक्स्ट है सेलेक्टिव परसेप्शन। किसी भी बात को लेकर के हम अपना विजन बहुत लिमिटेड रखते हैं। हम बहुत ज्यादा गहराई में किसी चीज को नहीं सोचते, और जब तक आप गहराई में किसी चीज को नहीं सोचेंगे, आपका सेलेक्टिव परसेप्शन रहेगा, तब तक आप उस चीज के बारे में क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर सकते। तो ये सेलेक्टिव परसेप्शन का जो टेंडेंसी है ये छोड़नी होगी, तभी आप क्रिटिकल थिंकर बन सकते हैं।
अब हम आगे इस पर बात करते हैं कि वास्तव में जो टीचर का रोल होता है वो क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग के डेवलपमेंट में। तो जो टीचर होता है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे अपने आप को प्रेजेंट करने की क्लास में या किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में। जो है वो अपने आप को सारे बच्चे प्रेजेंट करें, ऐसा नहीं हो कि कुछ बच्चे, कुछ पर्टिकुलर बच्चे जो प्रेजेंट करते आए हैं वही कर रहे हैं, बाकी सारी क्लास को चांसेस नहीं मिल रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल चांस दिया जाए टीचर के द्वारा। सेकंड जो कर सकते हैं टीचर वो ये कर सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज़ क्लास के अंदर कंडक्ट कराई जाएं, डिबेट्स कराई जाएं, डिस्कशंस कराए जाएं, या और भी जो स्टूडेंट सेंटर्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंडक्ट कराया जाए जिसमें बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट किया जा सके। कुछ प्रोजेक्ट्स उनको दिए जाएं, कुछ असाइनमेंट्स इस तरीके से दिए जाएं जिसमें वो अपनी सोच के आधार पर, अपनी थिंकिंग के आधार पर, अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर उस आंसर को लिखें, तो उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की जो एक स्किल है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट, नॉलेज लिंक विद लाइफ। जो भी वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास में उन सबको डेली लाइफ से लिंक करने का चांसेस मिलने चाहिए ताकि बच्चों की जो नॉलेज हो वो ज़्यादा स्टेबल हो। इसके बाद यूज़ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। बच्चों में ज्ञान का निर्माण, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एक नई अप्रोच है जिसमें माना गया है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। टीचर केवल उनको एक मार्गदर्शन देता है, उनको रिसोर्सेज उपलब्ध कराता है। तो टीचर को यही काम करना चाहिए। जहाँ बच्चों को समस्याएं उन्हें जो प्रॉपर मार्गदर्शन देना चाहिए। अगर उन्हें रिसोर्सेज नहीं है तो रिसोर्सेज अवेलेबल कराने चाहिए ताकि बच्चे अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर सकें। नेक्स्ट, डिबेट एंड डिस्कशन इन द क्लास। क्लास के अंदर अगर डिबेट और डिस्कशन जैसी एक्टिविटीज कंडक्ट कराई जाती हैं तो उसमें बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छे से डेवलप होती है, क्योंकि वो बहुत अपनी बात को प्रूफ के साथ में, तर्क के साथ में रखते हैं। इसीलिए ये स्किल डेवलप की जा सकती है। डिबेट और डिस्कशन एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की ही स्ट्रेटजीज है, और अगर आप कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को और गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, उसका आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप एक बार उसको भी देख सकते हैं ताकि आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है यूज साइंटिफिक मेथड, यानी कि किसी भी समस्या का क्रमबद्ध समाधान किस प्रकार खोजा जाएगा, वो विधि एक वैज्ञानिक विधि कहलाती है। तो शिक्षक को हमेशा साइंटिफिक मेथड का यूज करना चाहिए और बच्चों को उसके लिए प्रमोट करना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर डेवलप कर सकें। और लास्ट है अप्लाइड कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम वो अधिगम होता है जिसमें बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में और उसको मिलकर समझते हैं। तो अगर कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी टीचर क्लास में अप्लाई कर रहा है तो सभी बच्चों के अपने अपने व्यूज आएंगे और वो उन सभी पक्षों पर विचार करते हुए अपने निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो उस प्रकार जो उनकी थिंकिंग डेवलप होगी वो थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग होगी। अगर कोऑपरेटिव लर्निंग आपको गहराई में पढ़नी है तो उसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये कुछ आज हमने जो चर्चा करी वो बेसिकली चर्चा करी कि वास्तव में क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, किस किस तरीके से उसको डेवलप किया जा सकता है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो उसके अंतर्गत आती हैं, टीचर किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है और वास्तव में डेली लाइफ में उसका क्या महत्व है। इन सारे बिंदुओं पर आज हमने चर्चा करी और मैं उम्मीद करती हूँ आपके टॉपिक समझ में आया होगा। आगे हम पुनः किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।